प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम लेके आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए तथा 2025 के लिए संभावित भी हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला न्यूमेरिकल आपका क्या है। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1, परिपथ की तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्रों पर आवेश। इसको मान लिया हमने C1, इसको मान लिया C2, इसको मान लिया C3, इसको C4, इसको C5। ठीक, तो कहता है कि तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं C1 बटे C2। C1 बटे C2 कितना हो जाएगा हमारे पास। C1 कितना है 12 माइक्रोफैरड और C2 हमारे पास कितना है 6 माइक्रोफैरड। 6 दूनी 12, तो C1 बटे C2 कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब हम निकालते हैं यहाँ से C3 अपॉन C4। C3 कितना हमारे पास 6 है, C4 हमारे पास कितना 3 है, बराबर कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। अगर यहाँ से देखा जाए C1 बटे C2 किसके बराबर है, C3 अपॉन C4 के बराबर है। तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। अतः ये कैसा रहेगा, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की तरह रहेगा। अतः C5 कैसा रहेगा, C5 प्रभावहीन रहेगा। अतः C5 प्रभावहीन रहेगा। तो देखिएगा हमारे पास C1 और C2 जो आवेश इसमें बहेगा वही आवेश इसमें बहेगा। C1 और C2 क्यों, C1 और C3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। हम लिखते हैं C1, C3 श्रेणी क्रम में है। तो हम निकालेंगे इनकी तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के लिए 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C3। तो 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 कितना हमारे पास है 12 और C3 हमारे पास कितना है 6। 1/12 प्लस 1/6, तो 1 अपॉन C डैश। एलसीएम कितना हो गया 12 और 6 का 12 हो गया। तो यहाँ कितना 12 एकम 12 1 हो जाएगा। 6 दूनी 12, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास C डैश बराबर कितना हो गया, C डैश बराबर हो गया 12/2 और 1 कितना हो गया 3। तो C डैश बराबर हमारे पास हो गया 4 माइक्रोफैरड। C डैश आ गया। अब इधर क्या होगा, C2 और C4 श्रेणी क्रम में है। C2, C4 श्रेणी क्रम में है। तुल्य धारिता 1 अपॉन C डबल डैश बराबर 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा C4 हो जाएगा। तो 1 अपॉन C डबल डैश 1 अपॉन C2 कितना है 1 अपॉन 6 प्लस C4 कितना है 1 अपॉन C4 जगह 3 आ जाएगा। तो 1 अपॉन C डबल डैश इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया 6 1 2। तो हमारे पास हो जाएगा C डबल डैश इज इक्वल टू 6/3, मतलब हमारे पास कितना रहा 2 माइक्रोफैरड रहा C डबल डैश, और C डैश हमारे पास कितना रहा 6 माइक्रोफैरड। अब ये हमारे पास क्या रहा C डैश C1 और C3 का तुल्य, C2 और C4 का कितना रहा C डबल डैश। 2 माइक्रोफैरड कैसा रहेगा, प्रभावहीन रहेगा। तो हमारे पास जो C डैश और C डबल डैश कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे।
हम लिखते हैं सी डैश बा सी डबल डैश समांतर क्रम में है। तुल्यधारिता C इज इक्वल टू कितनी है समांतर क्रम में, सी डैश प्लस सी डबल डैश। सी डैश हमारे पास कितना है 4 माइक्रोफैरड और सी डबल डैश कितना हमारे पास 2 माइक्रोफैरड, तो C बराबर हमारे पास कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड। ये रही इस पर्पद की तुल्यधारिता। अब वो कहता है कि 2 माइक्रोफैरड वाले पर आवेश और हमारे पास C2 पर आवेश। तो देखिएगा इसको इधर मिटा देते हैं। दो माइक्रोफैरड मतलब C5 पर आवेश बराबर कितना रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि प्रभावहीन है, इसमें कोई आवेश है नहीं। यहाँ पे आवेश बराबर कितना रहेगा 0 रहेगा। 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले पर आवेश, 3 माइक्रोफैरड का मतलब C4 पर आवेश, तो 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश Q इज इक्वल टू हमारे पास इसका तुल्य कितना आया था C डबल डैश आया था, C डबल डैश B, तो C डबल डैश हमारे पास कितना आया था C डबल डैश आया था 2 और B का मान हमारे पास कितना 10, तो Q बराबर हमारे पास हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम। तो ये रहा हमारे पास 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश और हमारे पास ये रही परपथ की तुल्यधारिता। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इधर देखिएगा, तो के हमारे पास कितना है, जो ऊर्जा है हमारे पास कितनी है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करेंगे जूल में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है 1.6 × 10⁻⁻19 का गुणा करना पड़ता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 45 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास कितना है V बराबर हमारे पास है 9 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम मान लेते हैं हमारे पास कितना है 9 × 10⁻31 kg और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो हमने मान लिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पूछ क्या रहा है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या पूछ रहा है। जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv² या k इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हम देखते हैं यहाँ पे नाउ k इज इक्वल टू हाफ mv², तो 2k बराबर कितना हो जाएगा 2k बराबर हो जाएगा mv² और v² बराबर हो जाएगा 2k/m। तो यहां से v बराबर कितना हो जाएगा v बराबर हो जाएगा √2k/m। यहां हम वैल्यू लगाना शुरू कर देते हैं। 2 k की वैल्यू कितनी हमारे पास 45 × 1.6 × 10⁻⁻19 45 × 1.6 × 10⁻⁻19 बटे m हमारे पास कितना है 9 × 10⁻⁻31। 9 से काट दीजिएगा कितनी बार 5 बार,
तो V बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 10 पे घात -31 ऊपर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 पे घात 31 किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो V बराबर हमारे पास रहा 2 पंजे 10 गुणा 1.6 और गुणा 10 पे घात कितने बचे, 12। तो हमारे पास V बराबर हो गया 16 गुणा 10 पे घात 12। हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं तो V बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 और 10 पे घात 12 का वर्गमूल कितना हो गया, 6। तो V बराबर रहा 4 गुणा 10 पे घात 6 मीटर प्रति सेकंड। अब हम निकालते हैं इसकी त्रिज्या और त्रिज्या के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, R इज इक्वल टू mv अपॉन qv। q का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो R इज इक्वल टू m हमारे पास कितना रहा, 9 गुणा 10 पे घात -31 और V कितना आया हमारे पास, 4 गुणा 10 पे घात 6 और हमारे पास Q कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और जो चुंबकीय क्षेत्र V है वो हमारे पास कितना है, 9 गुणा 10 पे घात -5। 9 से 9 चला जाएगा तो ऊपर हमारे पास कितना बचता है, 4 गुणा 10 पे घात -25 बचता है। कितना बचता है, 25 बचता है। और इधर हमारे पास कितना बचता है नीचे, 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना रहा, -24 रहा। -24 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँच जाएगा, 0.60 बढ़ जाएगा। ये कितना हो गया, 40 बटे कितना हो गया, 16 गुणा 10 पे घात -25 गुणा 10 पे घात कितना रहा, 24। 4 से काट दो 10 बार, 4 चौको 16, 4 से काट दीजिए 2.5 बार। R इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻1। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.25 मीटर। तो ये रही इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, R बराबर 0.25 मीटर। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी लिए जाते हैं। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तरफ लिख लेते हैं तार ए और एक तरफ लिख लेते हैं तार बी। उसने कहा कि तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। हमने इसका व्यास मान लिया D1 बराबर कितना है, D। तो इसका व्यास D2 कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा 2D, क्योंकि तार ए का जो व्यास है वो बी के व्यास का आधा है, या हम कह सकते हैं तार बी का जो व्यास है वो तार ए के व्यास का दुगना है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी T/2 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, D। तार ए का प्रतिरोध 24 ओम है, R1 हमारे पास कितना है 24 ओम। तो R2 आपसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या होता है, इनके द्रव्यमान समान है तो इनके घनत्व कैसे होंगे, समान होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A1 निकालते हैं। A1 तार ए का क्षेत्रफल, A1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। तो A1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन 4। तो A1 हमारे पास कितना हो गया, पाई D स्क्वायर अपॉन 4। इधर क्या करते हैं, A2 निकालते हैं। A2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। तो A2 बराबर हो जाएगा पाई D स्क्वायर। तो A2 कितना हो गया हमारे पास, पाई D स्क्वायर हो गया। अब इनका क्या है, अब इनके जो प्रतिरोध, वो प्रतिरोध क्या, एक ही पदार्थ के हैं,
जब ये दोनों तार एक ही पदार्थ के होंगे तो इनका घनत्व कैसा होगा, घनत्व भी समान होगा और विशिष्ट प्रतिरोध भी समान होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इनका द्रव्यमान करते हैं, तार ए का द्रव्यमान बराबर तार बी का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता, आयतन गुणा घनत्व। तो A1L1 घनत्व हमने कितना मान लिया, डी, T1 बराबर डी रहेगा, A2L2 डी, डी से डी कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, A1L1 बराबर A2L2। तो A1 बटे A2 बराबर क्या रहा हमारे पास, L2 बटे L1। तो इधर देखिएगा हमने इसको यूं लिख दिया, L2 बटे L1 बराबर A1 बटे A2। तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई डी स्क्वायर, पाई से पाई, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रहा, L2 बटे L1 बराबर A1 बटे A2 बराबर कितना रहा हमारे पास, 1/4 रहा, 1/4। अब देखिएगा उसने कहा कि तार ए का प्रतिरोध दे रखा है, अगर हम विशेष प्रतिरोध निकालें, विशेष प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, तार ए के लिए। R1 बराबर रो L1 अपॉन A1। क्योंकि हमारे पास एक ही पदार्थ के तार हैं तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध कैसा रहेगा, समान रहेगा। तार V के लिए R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा रो L2 अपॉन A2। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, R2 बटे R1। R2 हमारे पास कितना है, रो L2 बटे A2 और रो L1 अपॉन A1, रो से रो चला गया तो हमारे पास यहाँ क्या बचता है, R2 बटे R1, A1 ऊपर पहुंच जाएगा तो L2 A1 अपॉन L1 A2। तो R2 अपॉन R1 बराबर L2 बटे L1 और A1 बटे A2। देखो L2 बटे L1 का मान 1/4 है और A1 बटे A2 का मान भी 1/4 है। तो R2 अपॉन R1 बराबर 1/4 इंटू 1/4। तो हमारे पास हो जाएगा R2 अपॉन R1 बराबर 1/16। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, R2 की निकालनी है। तो R2 बराबर हो जाएगा R1 अपॉन 16 और R1 कितना दे रखा है, R1 दे रखा है 24 ओम। तो R2 बराबर 24/16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। तो R2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 3/2 ओम। तो तार B का जो प्रतिरोध रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, 3/2 ओम। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूर एक बिंदु वस्तु रखी हुई है। इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा पहले फिगर समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास एक उत्तल लेंस रखा हुआ था, यहां से 15 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु वस्तु रखी हुई है। तो यहां तक की दूरी कितनी रहेगी हमारे पास,
15 सेंटीमीटर। और यहाँ से क्या होता है, इसका प्रतिबिंब इधर कितनी दूर बनता है जाके, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है 30 सेंटीमीटर दूर जाके। यहाँ पे इमेज रहेगी, यहाँ पे हमारे पास वस्तु रहेगी। ठीक है। फिर उसने दूसरी कंडीशन में कहा है कि जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है। अब कंडीशन क्या हमारे सामने, अब कंडीशन ये है कि ये तो उत्तल लेंस है और इसी के संपर्क में, जब इसके संपर्क में अवतल लेंस रख दिया जाता है, वस्तु यहीं रहती है लेकिन प्रतिबिंब इधर चला जाता है, तो कंडीशन आपकी ये हो जाती है, ये दूरी हमारे पास हो जाती है वो 60 सेंटीमीटर हो जाती है और ये दूरी हमारे पास 15 सेंटीमीटर ही रहती है। ये कंडीशन है। पहली कंडीशन में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास उत्तल लेंस है उससे वस्तु कितनी दूर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, 30 सेंटीमीटर दूर बनाता है जाके। जब इसके संपर्क में एक अवतल लेंस रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो फर्स्ट कंडीशन में देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो f1 है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी हमारे पास कितनी है, f2 है। इन फर्स्ट कंडीशन वस्तु इस तरफ रखी हुई है तो u बराबर कितना रहेगा, तो u बराबर रहेगा -15, u बराबर -15 सेंटीमीटर और v बराबर कितना है, v बराबर है 30 सेंटीमीटर। और हमने उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी मान ली, हमने कितनी मान ली है, f1 मान ली है। हम इसमें लेंस का सूत्र लगा देंगे, हम तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, वन अपॉन f1 बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f1 बराबर 1/30 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 1/15। तो 1/f1 बराबर एलसीएम कितना हो गया 30, 1 + 2। तो हमारे पास f1 बराबर कितना बचेगा, 30 बटे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो f1 बराबर हमारे पास कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी आ गई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्या होता है कि इसके संपर्क में हमारे पास एक अवतल लेंस रख दिया जाता है, तो मान लेता हूं, माना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी हमारे पास, कैपिटल एफ है। इन सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड कंडीशन में u हमारे पास कितना रहेगा, u हमारे पास माइनस का 15 सेंटीमीटर रहेगा और b हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर और खिसकता है तो कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मैं मान लेता हूँ संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी हमारे पास कितनी है, कैपिटल एफ है। तो हम फिर लेंस का सूत्र लगा देंगे, वी हैव 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/60 और माइनस माइनस कितना हो गया, 1/15। तो 1/f बराबर एलसीएम कितना हो गया 60, 15 चौको 60। तो 1/f बराबर कितना रहा, 5/60। तो f बराबर कितना रहेगा, 60/5, मतलब कितना रहा हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास संयुक्त फोकस दूरी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन दो लेंसों के संयोजन की जो संयुक्त फोकस दूरी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो वी हैव 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f
12 इज इक्वल टू 1/F1 कितना है, 1/10 प्लस कितना है 1/F2। तो हमने क्या किया 1/F2 प्लस 1/10 इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा 1/12। तो 1/F2 इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/10। 1/F2 हो जाएगा हमारे पास एलसीएम 60, 12 पंजे 60 या कितना हो जाएगा 5, 10 छक्का 60 या कितना हो जाएगा 6। तो 1/F2 इज इक्वल टू माइनस 1/60, F2 इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। इससे स्पष्ट होता है कि जो दूसरा लेंस है वो लेंस हमारे पास कैसा अवतल है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो आप समझ गए होंगे इसमें हमारे पास उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई है माइनस का 60 सेंटीमीटर। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वप्रेरक गुणांक एवं अननोन प्रेरक गुणांक की परिभाषा लिखिए, थ्योरेटिकल है। तथा 1.5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हम न्यूमेरिकल पे बात कर रहे हैं, तो स्वप्रेरकत्व कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। तो एल बराबर हमारे पास कितना है, एल बराबर हमारे पास है 1.5 हेनरी, कितना 1.5 हेनरी। और कुंडली में धारा 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकेंड में, I1 हमारे पास कितना है 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है, I2 शून्य हो गई और डेल्टा टी हमारे पास कितना है 5 सेकेंड। तो कहता प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ई पूछ रहा है। वी हैव हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस का L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। E इज इक्वल टू माइनस L डेल्टा I का मतलब I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा T माइनस L 1.5, I2 0 माइनस कितनी हो गई हमारे पास 5 एम्पियर और डेल्टा टी हमारे पास कितना है 0.1 सेकेंड। तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा माइनस का 1.5 इंटू माइनस 5 अपॉन 0.1, माइनस और माइनस का गुणा हुआ कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया 15 पंजे कितने हो गए हमारे पास 75, 7.5 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट चला गया। तो E इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 75 वोल्ट। ये रहा कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, E इज इक्वल टू कितना रहा 75 वोल्ट। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।